नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे टीसीएच पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मजेदार यह है कि जब भी कोशिश होती है कि फलस्तीन का सच दिखाई जाए, यूट्यूब को, ट्विटर को, बाकी सारे सोशल मीडिया को बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है, बहुत परेशानी हो जाती है। कल हमने एक वीडियो बनाया, लंबा वीडियो था, और उसमें बच्चों का दर्द दिखाया। कोशिश की कि जो फलस्तीनी बच्चों की समस्याएं हैं, जो उनका दर्द है, जो उनकी परेशानियां हैं, वो हम आप तक लेकर पहुंचे। बच्चे किस तरह से वहां परेशान हो रहे हैं, इजराइल की लगातार बमबारी से कैसे बच्चों का नुकसान हुआ है, कैसे 4,000 बच्चे मारे गए हैं और 50,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ या पांव कट चुके हैं। ये सब हम आपको बताना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे। यूट्यूब को बड़ा बुरा लग गया। जो ही वीडियो चलना शुरू हुआ, बमुश्किल आधे घंटे के अंदर यूट्यूब ने उसको बैन कर दिया, एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के देखने लायक नहीं है। यूट्यूब पर एक से एक गंदे वीडियो भरे हैं, एक से एक नफरती वीडियो भरे हैं। मुसलमानों को गाली देने वाले वीडियो, दलितों को गाली देने वाले वीडियो, महिलाओं के बारे में घटिया बातें करने वाले वीडियो सब चलते रहते हैं। लेकिन फलस्तीन पे सवाल उठाओ, वीडियो बैन। फलस्तीन की बात करो, वीडियो बैन। और यह पहला वीडियो नहीं था, तमाम वीडियोस बैन हो चुके हैं हमारे। इसीलिए एक लिमिट तक पहुंचते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पहुंचते हैं, फिर यूट्यूब उसको बैन कर देता है। हमारे वीडियोस एज इट इज रह जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। यह कहानी है यूट्यूब की, और मैं यूट्यूब पर आकर ही यह बात कह रहा हूं क्योंकि यहां के दर्शक यहीं से जान सकते हैं। मेरा सवाल है कि इजराइल के फेवर में वीडियो बनाने वाले एक से एक लोग हैं, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह आपको लगातार मिल जाएंगे इजराइल के फेवर में बनाए हुए वीडियोस, इजराइल के फेवर में की हुई बातें, उस पर कोई बैन नहीं होता है। लेकिन फलस्तीन के पक्ष में जो ही बात करो, दुनिया भर के ट्रॉल्स सक्रिय हो जाते हैं, लगातार इस पर शायद हमला करते हो या यूट्यूब को खुद इससे दिक्कत होती हो। आखिर वो उसी अमेरिका की कंपनी है जो अमेरिका ये सारा कुछ, क्या कहूं, स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो अमेरिका ही दे रहा है इसके लिए। यही हाल ट्विटर का है। एलन मस्क ट्विटर नया खरीदते हैं, उसको एक्स बनाते हैं और कहते हैं कि यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी होगी, यानी जो जो बोलना चाहेगा वो बोल सकेगा। हालत यह है कि ट्विटर पर भी जो लोग लगातार फलस्तीन के फेवर में लिख रहे हैं, उनके हैंडल्स लगातार ब्लॉक किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमास का जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, अल कासम, उसने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया। बनाने के तुरंत बाद उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, जबकि इजराइल के सैनिकों के, इजराइल के समर्थकों के, इजराइल के आईडीएफ के, सबके ट्विटर अकाउंट हैं। अगर 2 सेनाएं लड़ रही हैं तो यह कौन सी ईमानदारी है कि आप एक सेना का ट्विटर हैंडल चलने देंगे लेकिन दूसरी सेना का ट्विटर हैंडल आप बंद कर देंगे। आज अगर आप इजराइल के खिलाफ कुछ कह दें तो आप एंटी सेमेटिक हो जाते हैं, आपके ऊपर बैन लगा दिया जाता है, आपको परेशान करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक कटिंग, जहां वो कह रहा है कि डेयरबान इज जिहाद कैपिटल। अब डेयरबान वो जगह है जहां के मेयर एक मुसलमान चुने गए हैं। डेयरबान वो जगह है जहां पर फलस्तीन के पक्ष में लगातार मूवमेंट चल रहे हैं, लगातार जलूस निकलते हैं, इसलिए वो जिहाद कैपिटल हो गया। और जहां पर इजराइल के फेवर में दिन रात बात हो रही है, उसको टेररिस्ट कैपिटल क्यों नहीं कहा जाता है? मुसलमान का नाम जुड़ गया, तुरंत आपने जिहाद जोड़ दिया। और छोड़िए, फ्रीडमैन साहब अमेरिका के बड़े जाने माने इंटेलेक्चुअल हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में उनका आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में अरब मुल्कों की तुलना वो जानवरों के शासन से करते हैं। जंगल राज जो होता है, जहां जानवरों का किंगडम होता है, एनिमल किंगडम से तुलना करते हैं अरब मुल्कों की। लेकिन उनको कोई इस्लामोफोबी नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि वो इस्लामोफोबिक हैं, कोई नहीं कहता कि वो क्या है, उनकी सब तारीफ करते रहते हैं, उनका आर्टिकल छपता रहता है और वो जो बाइडेन के बेहद करीबी हैं। आपको याद है एक पुरानी घटना, एक फास्ट फूड बेचने वाला अमेरिका का मुस्लिम था, उसके यहां जाके एक साहब उसको गालियां देते हैं, फलस्तीन के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। बाद में पता यह चलता है कि वो ओबामा के समय बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए थे। उनके ऊपर केस चलता है और उनको पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है, कोई दोष उनके ऊपर नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी इजराइल के बारे में इस तरह की बातें कर देता तो वो जेल में सड़ता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ब्रिटेन के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर मिलर,
प्रोफेसर मिलर ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी के। उनको ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने बाकायदा बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, इस बात के चलते कि उन्होंने फलस्तीन के पक्ष में बात की थी और कहा कि इनके जो व्यूज हैं वो एंटी सेमेटिक है। लेकिन मिलर साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। कोर्ट में गए, मुकदमा लड़ा और मुकदमा लड़ने के बाद कोर्ट ने उनसे कहा कि आपने जो कहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटी जायनिस्ट हैं, यानी इजराइल की सत्ता और इजराइल में जो जायनिस्ट विचारधारा है उसके खिलाफ है, लेकिन आपको एंटी सेमेटिक नहीं कहा जा सकता। और अब ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को फिर से उनको लेना पड़ेगा और यह कहा गया कि ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी जो है वो जियोनिस्ट के समर्थन में जो व्यूज हैं उनका संरक्षण कर रही है, जियोनिस्ट एंटी जियोनिस्ट जो हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है। ये बर्तानिया की हालत है। इसी के पलट आप देख लीजिए अमेरिका में बाकायदा इजराइल का राष्ट्रपति जाता है और अमेरिका के स्टूडेंट्स के साथ बात करता है, उनसे इजराइल को सपोर्ट करने को कहता है, तमाम सारी बातें होती हैं और इस पर किसी की जरा सी भी कोई टिप्पणी नहीं आती, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अमेरिका के तमाम सीनेटर्स इजराइल का झंडा लेकर चलते हैं, अमेरिका के तमाम सीनेटर्स अपने घर के बाहर इजराइल का झंडा लगाते हैं, लेकिन उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फलस्तीन के पक्ष में बोल दे जो, उसका सारी दुनिया में तमाशा, विरोध और सारा कुछ शुरू हो जाता है। रेडियो शो से उसको निकाल दिया जाता है। फॉक्स न्यूज से एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो फलस्तीन के फेवर में बोल रहा था। सीएनएन के बारे में मैंने बताया था, आपको दोहरा दूं मैं, सीएनएन अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क्स में से एक है। सीएनएन के अपने कर्मचारियों ने कहा है कि जितना ज्यादा सीएनएन इजराइल के फेवर में काम कर रहा है वो हमारे लिए दिक्कत तलब है। यानी पूरा सीएनएन जो है वो प्रो इजराइल प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे चैनल अगर फलस्तीन के पक्ष में बोल दें तो तुरंत हमारे वीडियोस बैन कर दिए जाते हैं। अगर हम फलस्तीन की औरतों का दर्द बताएं तो बैन कर दिया जाता है, अगर फलस्तीन के बच्चों का दर्द बताएं तो बैन कर दिया जाता है, अगर इजराइल की मक्कारी बताएं तो बैन कर दिया जाता है। हर 10 में से 2 वीडियो हमारे बैन कर दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम फलस्तीन के फेवर में बोल रहे हैं। और सारी दुनिया में यह हो रहा है। हॉलीवुड के जिन कलाकारों ने इजराइल के फेवर में बोला उनको काम मिलना बंद हो गया। मियां खलीफा चाहे वो कुछ भी करती हो, उनका जो बिजनेस है, पोर्न का बिजनेस है, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि पोर्न हब का भी जो मालिक है वो भी एक यहूदी है। लेकिन मियां खलीफा ने जब बोला फलस्तीन के पक्ष पे, कई सारी कंपनियों ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया कि अब आप हमारे यहां काम नहीं कर सकती। क्या कहीं ऐसा सुना है कि इजराइल के फेवर में बोलने के लिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया हो? नहीं, क्योंकि पैसे पर सारा का सारा कब्जा ऐसे लोगों का है जो इजराइल के साथ खड़े हैं। और मैं आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि इजराइल और एआईपीएसी जिसमें इजराइल का पैसा लगता है, वो कैसे अमेरिका के सीनेटर्स को, अमेरिका के पॉलिटिशियंस को खरीद के रखते हैं, हर चुनाव में उनकी मदद करते हैं। कैसे अमेरिका लगातार खुद कर्ज में डूबे होने के बावजूद इजराइल को पैसे देता है। ब्रिटेन की अपनी हालत खराब है, रोजगार लगातार घट रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन इजराइल को देने के लिए उसके पास पैसे हैं। क्यों हैं ये सोचिएगा। अब आप बताइए, ऐसे में हमारे जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? खामोश हो जाना चाहिए? हमें भी आलतू फालतू वीडियोस बनाने चाहिए या इजराइल के फेवर में वीडियोस बनाने चाहिए? बताइए। मैं तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। यूट्यूब मेरा चैनल बैन कर दे, यूट्यूब मुझे बैन कर दे, लेकिन मैं तो कम से कम हक के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकता। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। फलस्तीन के साथ खड़े होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, जरूरी है इंसाफ पसंद होना, क्योंकि फलस्तीन का मामला सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। हालत यह है कि फलस्तीन के अंदर, इजराइल के अंदर ईसाइयों के साथ भी लगातार बदतमीजी हो रही है। 2 ईसाई पादरी जो थे वो जेरूसलम में घूम रहे थे। एक लड़का आता है, जियोनिस्ट लड़का आता है और उनके ऊपर थूक देता है। उसको गिरफ्तार करने की जगह, उसको जेल में डालने की जगह, जब दुनिया भर में थू थू होती है तो सिर्फ हाउस अरेस्ट किया जाता है, यानी घर के अंदर नजर बंद कर दिया जाता है। फलस्तीन के अंदर सिर्फ मस्जिदें नहीं गिराई जाती हैं, फलस्तीन के अंदर चर्च भी गिराए जाते हैं, पुराने, बहुत पुराने चर्च भी गिराए जाते हैं। आज इजराइल खुल के बोले या ना बोले, लेकिन जियोनिस्ट विचारधारा जितना मुसलमानों के खिलाफ है उतनी ही वो ईसाइयों के भी खिलाफ है। आखिर हजरत ईसा का मर्डर किसने किया था, हजरत ईसा पर पत्थर किसने बरसाए थे, यह सब जानते हैं। ईसाइयों के साथ उनका क्या संघर्ष है, और यह भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सब कुछ मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है। जो इनकी कल्पना में है कि यह कुछ बरस
वहां पर रहे हैं, तकरीबन 70 बरस यहूदियों का राज रहा है। उस यहूदी राज को इजराइल से निकालने वाला, इजराइल तो था ही नहीं कोई जगह, फलस्तीन से निकालने वाला कौन था? वो तो रोमन लोग थे, किसी मुसलमान ने नहीं निकाला था। ईसाइयों के संघर्ष में यहूदियों को वहां से बाहर निकलना पड़ा था। तो ईसाइयों से तो इनकी पुरानी दुश्मनी है। मैं वो वीडियो दिखा नहीं सकता, वरना यूट्यूब ये वीडियो आप तक पहुंचने नहीं देगा। कुछ फोटोग्राफ्स आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे वहां पर एक पादरी की शव यात्रा निकल रही थी, उसका काफिन, उसका ताबूत लेकर लोग जा रहे थे और इजरायली उसके साथ बदमाशी कर रहे थे, ताबूत के साथ बदमाशी कर रहे थे। ये ईसाइयों के भी उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितने मुसलमानों के दुश्मन हैं, और इतिहास गवाह है कि इनके फलस्तीन में आने से 800 बरस पहले से फलस्तीन में ईसाई, यहूदी और मुसलमान साथ में रहते थे। इसीलिए जो लोकल यहूदी हैं, जो ज़ायनिस्ट यहूदी नहीं हैं, वो लगातार इनके खिलाफ हैं, चाहे वो दुनिया में की बात करिए, चाहे इजराइल की बात करिए। और उनके साथ भी इजराइल की पुलिस वही बदतमीजी करती है। जब वो जुलूस निकालते हैं तो उनको भी वैसे ही मारती पीटती है, क्योंकि वो ज्यूस तो हैं, क्योंकि वो यहूदी तो हैं, लेकिन ज़ायनिस्टों के साथ नहीं है। उनका कहना यह है कि ज़ायनिस्टों को यह मुल्क छोड़ के चला जाना चाहिए, और जैसे हम पहले मुसलमानों के साथ रहते थे, ईसाइयों के साथ रहते थे, वैसे ही हम खुशी खुशी शांति शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन हां, ऐसा हुआ है कि इनके पास इतना पैसा है, पिछले 70 सालों से जो इन्होंने लूटा है, पिछले 70 सालों से जो दुनिया भर से इनके पास पैसा आया है, होलोकॉस्ट का नाम ले लेकर दुनिया भर से जो पैसा इकट्ठा किया है इन्होंने, उसके चलते यह जरूर हुआ है कि आज दुनिया भर की मीडिया पर इनका कब्जा है, दुनिया भर में गोदी मीडिया इनके साथ है। इसीलिए फॉक्स न्यूज का टकर जब बोलता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए सीएनएन के कर्मचारियों को आगे आके कहना पड़ता है कि भाई, हमारा जो न्यूज चैनल है वो इतना ज्यादा इजराइल को फेवर कर रहा है कि हमारे लिए दिक्कत तलब हो रहा है। इसीलिए जो कलाकार आगे आते हैं, कहते हैं कि हम फलस्तीन के साथ हैं, उनको काम मिलना बंद हो जाता है। इसीलिए जो प्रोफेसर फलस्तीन पक्ष में बात करता है उसको बाकायदा यूनिवर्सिटी डिसमिस कर देती है। जो छात्र बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है। और आप सोचिए कि इन सब के बावजूद अगर सारी दुनिया में लोग लगातार फलस्तीन के फेवर में इकट्ठा हो रहे हैं, अगर इन सब के बावजूद ब्रिटेन में हर शनिवार को लाखों लोग सड़क पे उतर रहे हैं, अगर इन सब के बावजूद अमेरिका के यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स बाहर आकर कह रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में जो स्पॉन्सर्स हैं ऐसे जो इजराइल का समर्थन करते हैं, उनको बाहर किया जाए, अगर सारी दुनिया के पॉलिटिशियंस अकेले होने का खतरा उठाकर भी खड़े होकर कह रहे हैं कि हम फलस्तीन के साथ हैं, अगर निकारागुआ जैसा छोटा सा देश कह रहा है कि फलस्तीन के साथ जो कुछ हुआ है उसके चलते हम फ्रांस और इंग्लैंड और इस तरह के देशों को आईसीजे में ले जाकर इनके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे, अगर जापान में एक आदमी रोज सड़क पे खड़ा होकर लगातार पिछले 3 महीनों से लगातार फलस्तीन के पक्ष में बात कर रहा है, अगर सारी दुनिया में लोग सड़क पर आकर या फिर सोशल मीडिया पर आकर फलस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं, तो कम से कम मैं अशोक कुमार पांडे खामोश तो नहीं हो सकता। यूट्यूब नहीं होगा, कहीं और जाएंगे, यूट्यूब बैन करेगा तो भी रोज वीडियो बनाएंगे, रोज लेकर आएंगे। जितना ज्यादा परेशान किया जाएगा उतना ज्यादा काम करेंगे, और यकीन जानिए ये हमें नहीं रोक पाएंगे, ना तो ये फलस्तीन को आजाद होने से रोक पाएंगे। आज की ही अपडेट है, सऊदी अरबिया के ये लोग पीछे पड़े हुए थे कि सऊदी अरबिया किसी भी तरह से इजराइल के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल कर ले। ब्लिंकिन साहब घूम रहे हैं, इजिप्ट पहुंचे हैं, इसके पहले सऊदी अरबिया गए थे और उसके बाद जाएंगे इजराइल। वहां इजराइल में तमाशा मच रहा है कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन वहीं इजराइल खुद जांच करा रहा है इस बात की, उसको कराना पड़ रहा है लोगों के प्रेशर में, कि जो अगवा किए हुए इजरायली थे उनको हमास ने नहीं, आईडीएफ ने जानबूझ के मारा है ताकि अगवा किए हुए लोगों को वो खत्म कर दे, और अगवा किए हुए लोगों के परिवार और उनके आसपास के लोग जो लगातार नेतन्याहू को हटाने की मांग कर रहे हैं, सीज फायर की मांग कर रहे हैं ताकि उनके रिश्तेदार वापस आ सके, वो मांगे खत्म हो जाए। इसकी जांच अब आईडीएफ खुद करवा रहा है। और यही नहीं, स्पेन सहित कई मुल्कों ने, जापान ने, यह आश्चर्यजनक बात है कि जापान की एक बड़ी कंपनी ने इजराइल के साथ जो हथियार का व्यापार है वो बंद करने की बात की है। स्पेन ने बंद की है, और भी कई मुल्कों ने कहा है कि आईसीजे के फैसले के बाद हम इजराइल के साथ हथियार का व्यापार नहीं कर सकते। तो ये जितना दबाने की हमारी आवाज कोशिश करें, जितना कोशिश करें फलस्तीन के हक की आवाज दबाने की, दुनिया भर में अब यह आवाज रुकने वाली नहीं है। जरूरी यह है कि ऐसे में हम सब एक दूसरे का साथ दें। अगर मैं आवाज उठा रहा हूं और आपको लगता है कि यह आवाज उठनी चाहिए, तो आप साथ दीजिए। छोटा सा ऑफिस है हमारा, बहुत
जरा सी जगह में हम काम करते हैं, कैसे भी करके कोई सपोर्टर हमारे पास नहीं है, ना हमारा वो स्वभाव है कि हम कहीं से मांगने जाएं, किसी से स्पॉन्सर हो। बहुत साधारण स्थितियों में काम करते हैं और इससे कोई शिकायत भी नहीं है, हम इतने में बहुत खुश रहते हैं। बस इसको जारी रखने के लिए जरूरी यह है कि आप लगातार हमसे जुड़ते रहें, न केवल हमारे वीडियोस दूर तक पहुंचाएं बल्कि लगातार हमारी मेंबरशिप लेते रहें। आप सीधे हमारी मदद करना चाहें तो हमारा जो पिन कमेंट होता है उसमें हर बार मैं अपनी डिटेल्स दे देता हूं, जहां पे आप चाहें तो हमारा सीधा सपोर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, ये क्यूआर कोड आपकी सुविधा के लिए है कि लिंक अगर ना ढूंढ पाए तो सीधे इस क्यूआर कोड से आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। जो सबसे छोटी मेंबरशिप है वो ₹3 रोज से भी कम की है, 89 रुपीज पर मंथ, और उससे ज्यादा की भी मेंबरशिप है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आप हमारी ताकत बनेंगे तभी हम सच कह पाएंगे। हम सबको एक दूसरे की ताकत बनना पड़ेगा और मिलजुल कर हमको फलस्तीन की ताकत बनना पड़ेगा, ताकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितना भी हमें रोका जाए लेकिन हम लगातार फलस्तीन की बात करते रहें। अगर हम लगातार बोलेंगे तभी दुनिया सुनेगी। हर छोटी आवाज की अपनी कीमत है। आप जब यहां कमेंट करते हैं, यहां से फैक्ट ले जाकर सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो आपकी आवाज कीमती हो जाती है। हम जब अपनी पूरी ताकत लगाकर, पूरी हिम्मत लगाकर लगातार फलस्तीन का सच आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो फलस्तीन की ही ताकत नहीं बढ़ती है, हमारी भी ताकत बढ़ती है, आपकी भी ताकत बढ़ती है, इंसाफ की ताकत बढ़ती है। इसलिए यह तो तय है, कोई साथ आए चाहे ना आए, यह तो तय है कि YouTube चाहे मेरे सारे वीडियोस बैन कर दे, मैं लगातार फलस्तीन पे बात करता रहूंगा और बड़ी अपडेट्स लेकर आता रहूंगा। यहां तक कि आज के बाद कल फिर आऊंगा। कल ठीक 2 बजे हमारा वीडियो फिर आएगा फलस्तीन के ऊपर नई अपडेट्स लेके, क्योंकि वहां बहुत सारी हलचलें चल रही हैं जो शाम तक क्लियर होने की उम्मीदें हैं। लेकिन ये सब मैं लगातार कर पाऊं, इसके लिए जरूरी है कि आप हमसे जुड़िए। मैंने आपको बताया कि ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं, जो हमारा पहला कमेंट पिन कमेंट है, या फिर जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहां जाकर आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो आप जानते ही हैं, उसमें क्या बताना है। बस इतना कहना है कि आप हमारा साथ देंगे, आप हमारी ताकत देंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता दोनों की आंख में आंख डालकर सच बोल पाएंगे। बहुत शुक्रिया।